ग्लोरियस कोचिंग सेंटर की यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। हाई एक नए टॉपिक के साथ आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग बहुपद को समाप्त कर दिए थे और बिहार बोर्ड में यानी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके प्रथम पाली में जिसमें आपको बहुपद से संबंधित जो प्रश्न पूछे थे उस दो प्रश्न को हमने करवा दिया था। यदि हमारे प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से क्लास 10th का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर वीडियो अवेलेबल होगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो आइए अब चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी यहाँ पर हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने वाले हैं। देखिए इसके बारे में आप पहले से भी जानते होंगे क्योंकि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा रैखिक समीकरण के बारे में। वहाँ पर भी आपको युग्म दिया हुआ था, वहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत हल करना सीखे होंगे। तो यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक से पढ़ने वाले हैं क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए भी हैं और पूछे जाते भी हैं। और इसी में आपको ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं 5 मार्क्स का, जो विशेष करके बिहार बोर्ड में पूछते हैं, ये भी क्वेश्चन जो होता है आपका रैखिक समीकरण युग्म के ही से मेथड से बनता है। तो आइए पहले हम जानते हैं आखिर रैखिक क्या होता है। यहाँ पर देखिएगा हमने आपका जो टॉपिक जो डाला है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। युग्म का मतलब होता है पेयर, मतलब जोड़ा होता है। सबसे पहले जानेंगे रैखिक आखिर किसको कहते हैं। देखिए हम अभी जस्ट बहुपद पढ़ के आ रहे हैं, तो वहाँ पर हमने आपको रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ाए थे, जिसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। वहीं से हमारा रैखिक का क्या निकलता है, वहाँ से हमारा रैखिक का परिभाषा निकलता है। यानी रैखिक हम किसको कहेंगे, वैसा बहुपद या वैसा इक्वेशन या वैसा चर जिस पर इसको वेरिएबल बोलते हैं, उस पर पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसी को हम रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा रैखिक हो गया। अब यहाँ पर हमको दो रैखिक की बात हो रहा है। कितने रैखिक की, दो रैखिक की बात हो रहा है। मतलब हमको यहाँ पर 2 वेरिएबल की बात हो रहा है, 2 वेरिएबल की बात हो रहा है। अब देखिए वेरिएबल किसको कहते हैं, जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करें तो x और y। आमतौर पर अगर हम रैखिक समीकरण की बात करें, वहां पर हमारा दो वेरिएबल जो होता है, दो चर जो होता है, इसको हम हिंदी में चर बोलते हैं। वो हमारा x y के रूप में हो सकता है, y z के रूप में हो सकता है, p q, यानी दो हमारा वेरिएबल होगा। उसी को हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। आमतौर पर रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप जो होता है उसको हम जान लेते हैं। व्यापक रूप की बात करें तो उसमें युग्म का मतलब जोड़ा होता है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो a1x होता है। क्या होता है, a1x प्लस में b1y प्लस में क्या होगा, c1 बराबर में 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। फिर अगर ये हमारा एक इक्वेशन हुआ और हम दो इक्वेशन की बात करेंगे कि हमारा दो रैखिक समीकरण युग्म है, इसलिए लिखेंगे a2x हमारा होगा प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0। यही हमारा रैखिक समीकरण युग्म होता है। इसी को हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें एक चीज़ और समझिएगा, आखिर आपसे पूछे कि इसमें से चर कौन कौन है, तो चर यहाँ पर x और y है। ठीक है, दोनों में क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, फिर यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी y है, इसलिए इसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप से आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब इसमें कुछ ध्यान दीजिएगा, आखिर इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। आखिर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका हमारे दैनिक यानी डेली लाइफ में उसका यूजेज होता है। अब इसका यूज क्या है, आमतौर पर अगर आपसे पूछा जाए, यदि आप बाजार गए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने 4 किलो आम खरीदा, 3 किलो प्याज खरीदा, आपको रेट देना पड़ा 50 रुपया। क्या कहें हम कि अगर आप बाजार गए, वहां पर आपने 4 किलो आम खरीदा, अब 5 किलो प्याज खरीदा, कितना खरीदा, 4 किलो, आपने 4 kg आपने आम खरीदा और साथ में आपने 5 kg आपने क्या खरीदा, प्याज खरीदा, और दोनों मिला के आपको देना पड़ा 60 रुपया। कितना देना पड़ा, 60 रुपया देना पड़ा। ठीक है, ये एक दुकान से खरीदे। फिर अगले दुकान में गए, वहां पर भी आपने क्या खरीदा, 2 किलो, आप 2 kg क्या खरीद लिए, आम खरीद लिए। ठीक है, और आपने क्या किया, 7 kg आपने क्या खरीदा, प्याज खरीदा, और उस वक्त आपको 90 रुपया देना पड़ा। कितना देना पड़ा, 90 रुपया देना पड़ा। अब हम आपसे पूछ ले कि आप हमको 1 kg आम का कीमत बता दे। ठीक है, आम की कीमत बता दे और 1 kg आप हमको प्याज का कीमत बता दे। अब देखिए इस प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएटेड हो गया। अब इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको रैखिक समीकरण युग्म का ज्ञान होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम इसी समीकरण पर जो हमने इससे पहले लिखा है, जस्ट इसको रेज कर दिए हैं, उसी के माध्यम से इसको एस्टेब्लिश करेंगे और देन इसकी वैल्यू को हम निकालेंगे। तो आई होप समझ गए हो इसके दैनिक जीवन का उपयोग है। अब हम बात करेंगे आखिर इस रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं, चाहे हमारा ज्यामितीय रूप में हो या हमारा ग्राफीय रूप में हो, क्योंकि हमने दो चीज पढ़ना है यहाँ पर, ज्यामितीय भी पढ़ना है और ग्राफ से भी
संबंधित पढ़ना है, क्योंकि 5 नंबर आपको बिहार बोर्ड में ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन भी आपका 2 चर रेखिक समीकरण से ही पूछा जाता है। तो आई होप इसको समझ गए होंगे कि हमारे इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग, इस चीज को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अब इसमें 2 चीज है, रैखिक समीकरण युग्म की बात करें तो इसमें 2 चीज, एक ज्यामितीय है, क्या है, एक है ज्यामितीय रूप है और एक आपका ग्राफीय रूप है। तो हम पहले ज्यामितीय की बात करते हैं। ज्यामितीय की बात करेंगे, ज्यामितीय रूप की बात करें तो इसमें भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि इसका एक हल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एक हल भी हो सकता है, इसका कोई हल नहीं हो सकता है, या हो सकता है कि इसका क्या हो, अनंत हल हो। 3 कंडीशन है, क्या है, 3 कंडीशन है। अभी हम व्यापक रूप लिखे तो फिर उसको एक बार और लिखेंगे, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0, फिर आपका a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 बराबर में 0। ये आपका व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या है, ये लीनियर इक्वेशन का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम ज्यामिति की बात करेंगे, अगर इस प्रकार का अनुपात, हम रेशियो की बात करेंगे, अगर इस अनुपात में आपका आता है, यानी कहने का मतलब हुआ a1 बटे में a2 बराबर अगर b1 बटे b2 आता है, ठीक है, इस प्रकार से अगर नहीं आता है, सब पहले मानते हैं a1 a2 दोनों का अनुपात निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, फिर अनुपात b1 और b2 का अनुपात निकालेंगे। अगर दोनों का अनुपात आपस में इक्वल नहीं आएगा तब इसका कितना हल होगा, इसका केवल एक हल होगा। कितना होगा इसका, केवल, कहने का मतलब केवल एक हल होगा। कितना होगा, इसको हम रेस करके लिखते हैं, इसका कितना हल होगा, केवल एक हल, ठीक है। जब ऐसा कंडीशन आवे तो केवल क्या होगा, एक हल होगा, या इसी को कभी कभी लिख दिया जाता है अद्वितीय हल। क्या लिख देता है, अद्वितीय हल भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ज्यामितीय की बात, किसकी बात कर रहे हैं हम, ज्यामितीय की बात कर रहे हैं। उसके बाद में अगर हम दूसरा बात करें, दूसरा अगर कंडीशन इस प्रकार से अगर निकल जाए, a1 बटे में a2 और बराबर हो जाए b1 b2 के, और फिर अगेन आपका इसके इक्वल ना हो, यानी कहने का मतलब हुआ b1 बटे b2 जो है c1 c2 के इक्वल ना हो, इस परिस्थिति में अगर ज्यामिति की बात करेंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं, क्या होगा, कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। उसके बाद में अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, तीसरा नंबर कंडीशन की बात करें, a1 a2 आपको इक्वल हो, किसके, b1 b2 के, देन आपका क्या हो, c1 c2 भी इक्वल हो। अगर इस ऐसा कंडीशन अगर आ जाता है, उस परिस्थिति में क्या होगा, इसका अनंत हल होगा। अनंत समझते हैं, इन्फिनाइट हल होगा, अनंत हल होगा। तो पहले आपको जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें आपको यही कंडीशन पता करना पड़ेगा कि आखिर इसका एक हल होगा, अनंत हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर कोफिशिएंट आपको दिया रहेगा और इस पर आधारित क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। अब ज्यामिति की बात हो गई, अब ग्राफीय की बात करते। अब ग्राफीय प्रयोग की बात करें, ग्राफीय उपयोग या प्रयोग इसको कहें, प्रयोगी कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। अगर ग्राफीय प्रयोग की बात करें तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी इस प्रकार से ही निकलता है, लेकिन जब ग्राफीय की बात करेंगे तो यहाँ पर जो भाषा होगा वो अलग होगा। अगर इस प्रकार से अगर आता है a1 a2 नहीं बराबर b1 b2 अगर ऐसा कंडीशन आता है तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, केवल एक हल लिखे। लेकिन जब ग्राफिक की बात करेंगे तो केवल एक हल नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेदी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसके प्रतिच्छेदी लिखेंगे, ठीक है। प्रतिच्छेदी इसलिए लिखेंगे क्योंकि यह क्या करेगा, इस प्रकार से आपको लाइन बनेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार से आपको लाइन बनेगा, ये एक्स एक्सिस आपका हो जाएगा, ये वाई कहीं ना कहीं इस बिंदु पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा, इसको इंटरसेक्ट करेगा, यानी इसको प्रतिच्छेदी करेगा। बात समझ में आया। अब ऐसा कंडीशन ना आके अगर इस प्रकार का कंडीशन आपको मिल जाए, a1 a2 बराबर b1 b2 और नहीं बराबर c1 c2, इस प्रकार का कंडीशन आपको मिल जाए तो इसका कोई हल नहीं होगा। ये हमने कहाँ पर अभी यहाँ पर पढ़े थे कि यहाँ पर ज्यामितीय रूप में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसका कोई हल नहीं। क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन ज्यामितीय रूप की बात करेंगे तो इसका जो होगा वो क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर रेखा। समांतर रेखा समझते हैं, पैरेलल लाइंस की बात करते हैं। जब ग्राफ करेंगे तो ग्राफ का लाइन जो होगा इस प्रकार से होगा। देखिए इस प्रकार, ये लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, कभी नहीं करेगा। ये क्या होगा, पैरेलल जाएगा। अब पता है कि पैरेलल लाइन जो होता है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, यानी कभी उसको प्रतिच्छेद नहीं करता है। अगेन अगर बात करें, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, अगर इस प्रकार से कंडीशन आ जाए तो यहाँ पर ज्यामितीय रूप में हमारा अनंत हल हो रहा था। क्या हो रहा था, अनंत हल हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा रेखा होगा वो क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। कैसा होगा, संपाती होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि रेखा जो हमारा होगा सो इस प्रकार से सब क्या होगा, एक दूसरे पर ऐसे चढ़ा हुआ होगा, इस प्रकार से होगा। क्या होगा, इस प्रकार से होगा। और इसमें जो होगा ज्यामितीय रूप में होगा, ये हमारा अनंत हल होगा। तो ये चीज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था जो आपको लीनियर इक्वेशन में आपको समझना था। अब जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसके प्रॉब्लम को किस प्रकार से हल करते हैं उस चीज पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।